गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आपको इस चैनल पे एनसीईआरटी रीडिंग करना बताऊंगी। उसमें आज हम 12th एनसीईआरटी में इकोलॉजी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसमें सबसे फर्स्ट यूनिट है जीव और समष्टियाँ। तो जो इकोलॉजी चैप्टर है वो हमारे जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है लाइक नीट, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है और 12th लेवल के बच्चे भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे जैविक विश्व में लुभावनी विविधताएं और आश्चर्यजनक जटिलता है। मतलब ये लाइन बोल रही है कि हमारा जो वर्ल्ड है उसमें डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि हम सरप्राइज हो जाते हैं कि भगवान ने इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी कैसे बनाई। हम जीव विज्ञानी संगठन के विभिन्न स्तरों पर अन्वेषी प्रक्रमों से इसकी जटिलता को समझने का प्रयास कर सकते हैं। ये जीव विज्ञानी संगठन स्तर हैं। वृद्धणु, कोशिकाएं, उत्तक, अंग, व्यष्टि, जीव, समष्टियां, समुदाय, पारितंत्र और जीवों। इस संगठन के किसी भी स्तर पर हमारे मन में दो प्रकार के प्रश्न उठ सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम बाग में सुबह बुलबुल को गाते सुनते हैं तो प्रश्न उठता है, पक्षी कैसे गाता है और पक्षी क्यों गाता है। कैसे प्रकार के प्रश्नों में प्रक्रम के पीछे क्रियाविधि जानने की जिज्ञासा है। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। जबकि क्यों प्रकार के प्रश्नों में प्रक्रम का महत्व तलाशा जाता है। इस उदाहरण में पहले प्रश्न का उत्तर पक्षी में वाक यंत्र या कंपमान अस्थि का प्रचलन हो सकता है, जबकि दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि पक्षी प्रजनन ऋतु के दौरान पक्षी को अपने साथी से बात करने की आवश्यकता हो सकती है। ये लाइनें हमें ये बोलना चाहती है कि जब बुलबुल गाती है, इसका मतलब है कि जब ह्यूमन बींग बोलता है तो इसका मतलब उसमें लैरिंग्स है। लैरिंग्स मतलब कंठ है, इसलिए हम बोल पाते हैं। तो ऐसा कोई यंत्र पक्षियों में भी होता होगा जिस वजह से वो बोल पाते हैं। और क्यों बोलते हैं? ताकि रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन के लिए अपने अपोजिट जेंडर को वो अट्रैक्ट कर सके, ठीक है, और अपनी जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ा सके। जब आप अपने चारों ओर प्रकृति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपके मन में निश्चित रूप से दोनों प्रकार के अनेक दिलचस्प प्रश्न उठेंगे। रात को खिलने वाले फूल आमतौर पर सफ़ेद क्यों होते हैं? भ्रमर को कैसे पता चलता है कि किस फूल में मकरंद है? कैक्टस में इतने सारे कांटे क्यों होते हैं? चूजे कैसे अपनी माँ को पहचान लेते हैं? आदि आदि। रात को खिलने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो वाइट इसलिए होते हैं क्योंकि वाइट प्लांट्स आसानी से दिख जाते हैं अपन को, राइट। क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमें अंधेरे में वाइट कलर सबसे ज़्यादा दिखता है। और जो भी जैसे कि भौरे हैं, अगर वो फूलों की तलाश में तो उनको वाइट कलर भी आसानी से दिख जाएगा, ठीक है। और उसके आगे अपन पढ़ेंगे। आप पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं कि पारिस्थितिकी ऐसा विषय है जिसमें जीवों के बीच या जैविक और भौतिक पर्यावरण के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मूल रूप से पारिस्थितिकी जैविक संगठन के 4 स्तरों से संबंधित है: जीव, समष्टियां, समुदाय और जीवों। इस अध्याय में हम पारिस्थितिकी के जैविक और समष्टि स्तरों के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं आपको एक इकोलॉजिकल हायरार्की बता रही हूँ। मतलब जैसे कि हमारे बॉडी की सबसे छोटी सेल होती है कोशिका, ठीक है, उसके बाद में उत्तक, अंगतंत्र, अंग, ऐसे बनता है। तो मैं आपको इसकी इकोलॉजिकल हायरार्की बता रही हूँ जिसमें सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब जीव होता है। ये आप नोट कर दीजिएगा और मैं इसकी जो फोटो है, इमेज है, वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। ये इकोलॉजिकल हायरार्की है। इसमें सबसे छोटा इकोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट होता है अपना, उसमें सबसे छोटा जो होता है वो उसको जीव बोलते हैं। उसके बाद में समष्टि, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, बायोम और जैव मंडल, ये एक क्रम चलता है। देन उसके बाद में जीव और इसका पर्यावरण, ठीक है। जैविक स्तर पर पारिस्थितिकी मूल रूप से कार्य की पारिस्थितिकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और डायरेक्टली फ्रेम होके आ जाती है नीट एग्जाम में एमसीक्यूज में कि जैविक स्तर पर पारिस्थितिकी क्या है। तो ऑप्शन में लिखा हुआ होगा कार्य की पारिस्थितिकी, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। जिसमें विभिन्न जीव ने केवल जीवित रहने बल्कि जनन के संदर्भ में अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं। मतलब क्या होता है कि जो भी जीव दूसरे इन्वायरमेंट में जाता है वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सेटल कर देता है। आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा होगा कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूर्णन, इसके अक्ष पर झुकाव, तापमान की तीव्रता और अवधि किस प्रकार वार्षिक परिवर्तनों का कारण बनते हैं। मतलब ये बोल रहा है कि जैसे कि सूरज अपनी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न ऋतु बनती है। ये परिवर्तन और वृषण मिलकर
प्रमुख जीवों का निर्माण करते हैं, जैसे कि मरुस्थल, वर्षावन, टुंड्रा, बरसात या वर्षण में वर्षा और हिम दोनों शामिल हैं। प्रत्येक जीवों के अंदर ही क्षेत्रीय और स्थलीय विभिन्नताओं के कारण आवासों में व्यापक विविधता है। भारत के प्रमुख जीवों चित्र 13.2 में दिखाए गए हैं। पृथ्वी पर जीवन न केवल थोड़े से अनुकूल आवासों में ही है, बल्कि चरम और कठोर आवासों में भी है, जैसे कि झुलसते राजस्थानी मरुस्थल, निरंतर वर्षा से भीगे मेघालय के वन, गहरे महासागर की खाइयां, वेगवती। आफ्टर दैट सरिताएं, ध्रुवीय क्षेत्रों की स्थायी तुषार भूमि, ऊंचे पर्वत शिखर, गर्म झरने और दुर्गंध युक्त कंपोस्ट गर्त आदि कुछ नाम हैं। यहाँ तक कि हमारी आंत भी सूक्ष्म जीवों की हजारों जातियों का बेजोड़ आवास है। ये पैरा हमें बोलना चाह रहा है कि हमारे वर्ल्ड में अलग अलग एरिया में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विविधताएं पाई जाती हैं और उनका अलग अलग महत्व है। और ये जो फिगर दिया हुआ 13.1 वार्षिक तापमान और वर्षण के संदर्भ में जीवन का वितरण, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर है, डायग्राम है, जो इकोलॉजी वाली इस यूनिट में से इस डायग्राम के पूछने की लगभग 80% चांस है। तो आपको इसके जो ये पैराग्राफ है इसको बहुत अच्छे से समझ लेने की कौन सा फुटेज किस जगह को प्रदर्शित करता है। जैसे कि ये जो लंबा वाला है ये उष्ण कटिबंधीय वन को, ये वाला शीतोष्ण वन को, शंकुधारी वन को, ये और उत्तर ध्रुवीय अल्पमाइन टुंड्रा, ठीक है, और मरुस्थल और घास स्थल। इसमें ट्रिक बता देती हूँ। जैसे कि ये वाला है जो ये थोड़ा ऐसे दिखता है तो उसको शंकुधारी वन बोल दीजिए, ठीक है। और उष्ण कटिबंधीय वन सबसे ज़्यादा होते हैं अपन मानते हैं कि जो हमारे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी वर्ल्ड में पाई जाती है उस एरिया को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय वन, ठीक है। तो इसकी सबसे ज़्यादा एरिया इसका, तो इसको उष्ण कटिबंधीय वन कर दिए। और ये शंकुधारी वन हो गया। शीतोष्ण वन सबसे बड़ा है। घास स्थल और मरुस्थल सबसे कम एरिया होता है अपने वर्ल्ड में, तो मरुस्थल इधर हो गया और घास स्थल एंड उत्तर ध्रुवीय अल्पाइन टुंड्रा, ठीक है। आप इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इस पूरे दोनों चैप्टर में एक तो ये ऊपर वाला लाइन जैविक स्तर पर पारिस्थितिक महत्व से कार्य की पारिस्थितिकी है, और ये वाला फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर देन यहाँ से अपन पढ़ेंगे विभिन्न आवासों की भौतिक और रासायनिक स्थितियों में इतनी अधिक विविधता है कि प्रमुख मुख्य तत्व क्या है। सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तापमान, फिर जल, प्रकाश और मृदा। ये भी क्रम आ सकता है, अपन को पूछा जा सकता है कि सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो अपन को सबसे हेडिंग पहले बोलना है कि तापमान है, उसके बाद में जल, फिर प्रकाश और मृदा। हमें यह पूरी तरह से किसी जीव के आवास की विशेषता नहीं बताते। आवास में जीवीय बायोटिक घटक भी शामिल होते हैं, जैसे कि रोगजनक, पैथोजन, परजीवी, परभक्षी और जीवों के वे स्पर्धी जिनके साथ वह लगातार पारस्परिक क्रिया करते हैं। मते भी बोल रहे हैं कि हमारे इस वर्ल्ड में जो तापमान है, जल है, प्रकाश है, मृदा है, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं कि जो एक दूसरे की लाइफ को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि रोगजनक, पैथोजन हो गया, परजीवी हो गया, परभक्षी हो गया और स्पर्धी मतलब कॉम्पिटिटर। एक फूड के लिए जब दो इंसान लड़ते हैं तो उसे आपस में कॉम्पिटिटर बोलते हैं, ठीक है, जिसके साथ ये लगातार पारस्परिक क्रिया करते हैं। हम ये मानते हैं कि एक लंबे समय में पारिस्थितिकी वर्ण द्वारा अपने आवास में उत्तरजीविता और जनन को इष्टतम बनाने के लिए जीव के अनुकूलनों का विकास किया है। तो ये भी लाइन आ सकती है कि जीव के अनुकूलनों का विकास क्यों किया, आवास में उत्तरजीविता और जनन को इष्टतम बनाने के लिए। डायरेक्ट लाइन फ्रेम हो सकती है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। प्रत्येक जीव का उन पारिस्थिति का एक निश्चित परास होता है जिसे वह सहन कर सकता है। मतलब क्या वो बोल रहा है कि अब जैसे कि इन्वायरमेंट है तो उसकी भी तो एक निश्चित एवरेज वैल्यू होगी जिस एनवायरनमेंट पे अपन रह सकते हैं। मतलब जैसे कि अपन को कोई आग वाले एरिया में जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है उस पर छोड़ दिया जाएगा तो हम ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हमारे उससे थोड़ा टेम्परेचर जो हमारी बॉडी के अनुकूल हो उस टेम्परेचर पे अपन आसानी से रह सकते हैं, जिसे वह सहन कर सकते। उपयोग के लिए जाने वाले संसाधनों की विविधता और पारिस्थितिकी में उसकी एक विशिष्ट क्रियात्मक भूमिका होती है। यह सब सामूहिक रूप से उसका निकेत कहलाता है। निकेत मतलब हैबिटेशन। हैबिटेशन मतलब
जो जहाँ हम रहते हैं उस एरिया के लिए हम क्या करते हैं, या उस एरिया में हम क्या करते हैं, मतलब जिस एरिया में हम रह रहे हैं उस एरिया के लिए हम क्या काम करते हैं, वो हमारा निकेत होता है, मतलब अपना हैबिलिटेशन होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ रहे हैं प्रमुख अजैव कारक। अजैव कारक आपको पता ही है, मैंने आपको ऊपर वाली लाइन में बताया था क्या है, तापमान, जल, प्रकाश और मृदा। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तापमान है, जल है, आफ्टर देन प्रकाश है एंड मृदा है। ठीक है, प्रकाश। ठीक है, तो पढ़ लें। सबसे पहले तापमान एक प्रशंसनीय कारक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। पारिस्थितिकी रूप से सबसे ज़्यादा प्रासंगिक पर्यावरण कारक कौन सा है, तो ऑप्शन में लिखा हुआ होगा तापमान, तो अपन को तापमान पे टिक करना है। ठीक है, आप जानते हैं ही हैं कि पृथ्वी पर औसत तापमान ऋतु के अनुसार बदलता रहता है। सही है बिल्कुल, कि गर्मियों में तापमान ज़्यादा होता है, सर्दियों में कम होता है। ठीक है, और बरसात में नॉर्मल होता है। ठीक है, उसके बाद में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर और मैदान से पर्वत शिखरों की ओर उत्तरोत्तर घटता रहता है। मान लो देखो, जैसे कि अपना इंडिया है, तो हम जब बीच वाले एरिया में देखें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और जैसे हम ऊपर जाते जाते जम्मू कश्मीर, तो वहाँ पे बहुत ठंडी होती है। ठीक है, और जो अपना मैदानी इलाका है, जैसे कि हम जहाँ पे रहते हैं, मैदानी इलाका, अर्थलैंड पे रहते हैं, तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, लेकिन जब हम माउंट आबू या ऊंचे शिखरों पे जाते हैं तो वहाँ पे ठंडी होती है। तो यही बोल रहा है कि टेम्परेचर घटता है, मतलब ठंडी